दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो है रात में बिहार एसएससी के लिए 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 13 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो 12 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि अगला प्रैक्टिस सेट नहीं लगा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जल राशि यानी कि नदी जो है ये कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी जो है ये कौन सी है? देखो, ये अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी। देखो, सर्वाधिक जल राशि प्रभावित करने वाली नदी जो है ये अमेजन नदी होती है। और ये अमेजन नदी जो है ये एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राजील में प्रभावित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है। अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और पेरू और ब्राजील में प्रभावित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में क्या होती है, ये मिल जाती है। ठीक है, अमेजन नदी जो है ये अटलांटिक महासागर में मिलती है। ठीक है, और प्रवाह की दृष्टिकोण से सबसे विशाल नदी जो ये अमेजन नदी ही होता है। सबसे विशाल नदी अमेजन नदी ही होता है और इसकी लंबाई जो है कितना होता है, 6296 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 6296 किलोमीटर। उसके बाद थोड़ा हम राइन नदी की बात कर ले। राइन नदी जो कि सबसे बेस्ट नदी होती है, सबसे बेस्ट नदी जो ये कौन सी होती है, राइन नदी ही होती है, बेस्ट नदी। ठीक है, बेस्ट नदी। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी बांध जो ये कौन सा है? भारत में सबसे लंबी बांध जो है ये कौन सा होता है? देखो, हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबी बांध होती है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो ये कहाँ पर है, ये महानदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है, यह जो है ना महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी के तट पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है विश्व की सबसे लंबी बांध मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, यानी कि इसकी मतलब जो होती है लंबी नदी है जो कि सबसे लंबी मतलब बांध होती है, ये जो कितना होता है, तो इसकी ऊंचाई 4800 मीटर, कितना, ये 4800 मीटर होता है। ठीक है, 4800 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये भाखड़ा नंगल जो होता है, ये भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध विश्व की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध होता है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर, ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये नागार्जुन सागर बांध की हम बात कर ले। नागार्जुन सागर बांध जो कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, ठीक है, ये कहाँ पर, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये कृष्णा नदी कहाँ पर पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो है ये पड़ता है कृष्णा नदी। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि जो है ये कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि जो है ये कौन था? देखो, इसका प्रसिद्ध कवि जो है रहीम खान ए खाना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अकबर का जन्म जो है अमरकंटक के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म। चलिए, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है ये क्या है? देखो, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जैसे कि मृतकों का टीला, क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो, मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की हम बात कर ले 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। और मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को जो है सिंह का बाग भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी में एक कांस्य की मूर्ति भी मिली हुई है। ठीक है, कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? पैन अमेरिकन जो है ये किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है? देखो, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका ने कि सभी के लिए जो है ये उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जो ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जो है ये कौन सी है?
देखो ये पहली महिला बोल रहा है संतोष यादव, क्या हो जाएगा संतोष यादव, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, वो संतोष यादव जो है ना, संतोष यादव 1992, उसके बाद 1992 और 1993, ठीक है, विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट की चढ़ने पर रिकॉर्ड बनाया है, एक 1992 में, एक बार 1993 में, यानी कि 2 बार चढ़ा है। चलिए, और यहाँ पर कुछ हम बात करना चाहेंगे तो कोई सब स्टैटिक जीके से आता है, जैसे बिछेंद्री पाल। ठीक है, देखो बिछेंद्री पाल जो होता है, बिछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मतलब कौन हो जाएगा, तो ये बिछेंद्री पाल हो जाएगा, जो कि कब चढ़ा था, ये 1984 में। ठीक है, 1984 में एवरेस्ट पर। चलिए, अगला प्रश्न है कि गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा जो है ये क्या है। गांधीवादी विचारधारा का मूल धार जो है ये क्या है, इसका मूल धार जो देखो धर्म और क्या कहते हैं, धर्म और नैतिकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो महात्मा गांधी धर्म को राजनीतिक से जोड़कर देखते थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है राजनीतिक से जोड़कर देखते थे, और महात्मा गांधी का मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति और संवेदनशील और क्या कहते हैं नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, गांधी जी का कहना था, और गांधी जी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया था। गांधी जी जो है ये सत्य और अहिंसा को क्या किया था, सर्वाधिक महत्व दिया था, सत्य और अहिंसा को। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में जो है प्रसिद्ध कवि था। देखो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, और ये आप क्या कहते हैं अमीर खुसरो जो है ना, अमीर खुसरो, इसे जो है ना अमीर खुसरो मतलब सितार और तबला के लिए भी जाना जाता है। इसे जो सितार और तबला वादक के रूप में भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को, और अमीर खुसरो को जो है ना हिंद का तोता भी कहा जाता है। इसे जो है हिंद का तोता भी कहा जाता है, हिंद का तोता। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए क्या है, अफीम है, यह जनता के लिए अफीम है। देखो ये मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी ने बताया था, मार्क्स ने। देखो कार्ल मार्क्स धर्म को राजनीतिक से अलग रखने का पक्ष में था। कार्ल मार्क्स जो है ये धर्म को राजनीतिक से क्या करना था, अलग रखने का पक्ष में था। लेकिन कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार और उसके बाद राजनीतिक सिद्धांतकार, समाज शास्त्री और पत्रकार, ये सभी था। ठीक है, कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक की रचना की है। कार्ल मार्क्स जो किस पुस्तक की रचना किया है, ये दास कैपिटल पुस्तक का रचना जो किसने किया, ये कार्ल मार्क्स ने ही किया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, पतंजलि इसके इसके संकलन के लिए व्याख्यात है। पतंजलि जो है इसके संकलन के लिए व्याख्यात है। देखो ये योग सूत्र के लिए क्या है, विख्यात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योग सूत्र के लिए। और पतंजलि योग दर्शन का जनक है। पतंजलि जो है ये योग दर्शन का क्या होता है, जनक होता है, जनक, जनक होता है, जनक। चलिए, अगला प्रश्न है कि रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, देखो ये दूध उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित होता है। दूध उत्पादन और क्या कहते हैं रजत क्रांति, और दूध हो गया और अंडा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, दूध और अंडा, इसे भी याद रखना है, अंडा, अंडा भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंडा, दूध और अंडा दोनों जो है रजत क्रांति से संबंधित होता है, दूध और अंडा। चलिए, अनाज उत्पादन की हम बात कर ले तो अनाज उत्पादन भी हरित क्रांति से संबंधित होता है। ठीक है, अनाज उत्पादन जो होता है ये हरित क्रांति से होता है। और तेलहन उत्पादन जो होता है, तेलहन, ये पीली क्रांति से होता है, पीली क्रांति से। और ये अंडा होता है, अंडा उत्पादन ये रजत क्रांति से ही संबंधित होता है, अंडा उत्पादन। चलिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर की, पौवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। पौवा
रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? यह जो है किस राज्य में जो है अवस्थित है? देखो ये असम राज्य में जो कि अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम राज्य में। देखो पौवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और ये सिक्किम की हम बात कर ले तो क्या कहते हैं, सिक्किम में कहाँ पर, देखो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम कंचनजंगा, क्या कहते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में ही स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा जो है किस शहर से होकर गुजरती है? किस शहर से होकर जो है गुजरती है? देखो ये जो है ना इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलाहाबाद। देखो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के पास यानी कि नैनीताल से, क्या कहते हैं, नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के निकट एक नैनी है, तो वहीं से होकर जो ये गुजरती है, नैनी से। और भारत का मानक समय जीएमटी से, जीएमटी, ठीक है जीएमटी, ठीक है जीएमटी से 5.5 घंटा क्या है ये आगे है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह किस राज्य में स्थित है? देखो ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, और हम्पी शहर जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हम्पी नदी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित, जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये मुंबई में, कहाँ पर स्थित है? ये जो है ना मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना यहाँ हम बात कर ले 1954 में, कब हुआ है? 1954 में हुआ है, 1954 में। ठीक है, 1954 में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में जूट जो है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? देखो भारत में जूट जो है ये बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जो कि सबसे अधिक होता है। भारत में जूट जो है सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। और देखो सुंदरबन का डेल्टा जो होता है ना जूट उत्पादन के लिए ही विख्यात है। सुंदरबन का डेल्टा जो है, सुंदरबन का डेल्टा ये मतलब जूट उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, जूट उत्पादन के लिए। और जूट को जो है ना, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है पूर्णिया जिला में होता है। ठीक है, बिहार में पूछ देगा तो बिहार में सबसे ज्यादा पूर्णिया में होता है जूट का उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? देखो कॉफी की खेती किया जाता है। किसका खेती? कॉफी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉफी। चलिए अगला प्रश्न है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? देखो ये रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? देखिए टोटल का मात्र 5 है। कितना? ये 5 है। कौन कौन सा 5 में आ जाएगा? तो जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड जो कि अस्थायी सदस्य देश हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय की हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये मनीला में स्थित है। ठीक है, मनीला में। और इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना 1966 में हुआ है। कब हुआ है? 1966 में। ठीक है, और ये मुआना देखो ये क्या कहते हैं, मनीला जो कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है, फिलीपींस में। चलिए
अगला प्रश्न क्या है कि भारत की खोज पुस्तक अहमद नगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज जो किस लेखक, मतलब भारत की खोज के लेखक जो ही कौन थे, भारत की खोज का लेखक जो ये कौन था? देखो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था ये? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है कि राशियों की कुल संख्या क्या है? राशियों की कुल संख्या जो ये कितना है? देखो ये 12, टोटल का 12। राशियों की कुल संख्या जो ये टोटल का 12 है। और नक्षत्र की कुल संख्या जो है होता है, नक्षत्र की कितना? 27। नक्षत्र का कुल 27। नक्षत्र की जो संख्या कितना होता है? टोटल 27 होता है नक्षत्र की। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है टोटल का 8 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? गठन में शामिल रहा है। देखो ये एओ ह्यूम रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर डी एओ ह्यूम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास के लेखक जो ये कौन है? तमस उपन्यास का लेखक जो है ये कौन है? इसका लेखक की बात कर रहा है तो इसका लेखक जो ये कौन हो जाएगा? तो ये भीष्म साहनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी। चलिए देखो यहाँ पर कुछ बात कर लेते। देखो प्रेमचंद की जो कहानी दिया गया, प्रेमचंद ये गोदान, गोदान का लेखक जो ये कौन है? प्रेमचंद गोदान का। ये अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम जो ये कागज की कैनवास के मतलब जो मतलब जाना जाता है, कागज के कैनवास के लिए पुस्तक एक लेखक मतलब रूप में इसे जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो ये कौन था? भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है ये कौन था? देखो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लीमेंट इटली था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लीमेंट इटली ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर बीच पुनः शांत मतलब जो ये कब की गई? देखो 1932 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1932 में पुनः समझौता के तहत गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ है। गांधी और अम्बेडकर के बीच में कब समझौता हुआ? ये 1932 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1932 में। ठीक है, 1932 में। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंह का संरक्षण होता है, यानी कि सिंह का संरक्षण होता है। देखो गिर नेशनल पार्क में होता है, गिर नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में सिंह के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? किस रियासत से जुड़े थे? देखो ये जो है ना त्रावणकोर से जुड़ा हुआ था। त्रावणकोर से। ठीक है, त्रावणकोर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रावणकोर से। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो अमरकंटक में होता है? बिहार में बहने वाली नदी है जो कि उद्गम अमरकंटक में होता है, किस नदी का होता है? देखो ये सोन नदी का होता है। किसका होता है? ये सोन नदी का। देखो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है जो कि बिहार में पटना के निकट मनेर गंगा में मिल जाती है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियों जो कि नर्मदा, महानदी और क्या कहते हैं सोन निकलती है तथा 3 दिशाओं में प्रभावित हो जाती है। तीनों की तीनों क्या होता है? 3 दिशा में क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। ठीक है। और ये पुनपुन नदी जो होती है, पुनपुन नदी, ये पुनपुन नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार से। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया है? कांग्रेस के द्वारा जो है कब पारित किया गया है? देखो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखो अगला प्रश्न है कि एक पाइन, क्या है कि एक पाइन वन के किस्टोन
स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज होते हैं। देखो ये पाइनेसी के होते हैं, किसके होते हैं ये पाइनेसी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाइनेसी के। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के किस युग में कास्यत नामक एक नर वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव मतलब प्रभाव हुआ है, यानी कि बताना है आपको। देखो ये गुप्त युग का हुआ है, किसका हुआ है गुप्त युग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त युग का। देखो गुप्त युग का। देखो भारत में मंदिर बनाने का प्रथम उल्लेख जो है गुप्त काल से ही मिलता है। भारत में मंदिर बनाने का मतलब जो होता है मंदिर का, ये गुप्त काल से ही प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वासा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। ईंटों से एक मंदिर का जो है निर्माण कराया था। देखो ईंटों से एक मंदिर का निर्माण जो है पांडु वंश ने करवाया था, पांडु वंश ने। ठीक है पांडु वंश ने। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कहते हैं कि कल चूड़ी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके क्या कहते हैं जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं, इनके रूप में प्राप्त होते हैं। देखो ये सती महल के रूप में जो ये प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सती महल के रूप में जो है ना ये प्राप्त होती है, सती महल के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। प्राथमिक विपणन समिति जो है किस कार्य को जो है नहीं करती है। देखो ये समर्थन मूल्य का निर्धारण जो ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या है। शब्द नाइक का अर्थ जो है ये क्या होता है। शब्द नायक का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो विजय की यूनानी देवी, क्या होता है विजय की यूनानी देवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजय की यूनानी देवी, इसका अर्थ होता है। ठीक है जस्ट डू इट, नायक का संकलन होता है जस्ट डू इट। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन है जो कि वो सुमेलित नहीं है। देखो विधानसभा स्पीकर जो कि ये बिल्कुल गलत है। विधानसभा स्पीकर जो कि सम्मिलित नहीं है। विधानसभा का अध्यक्षता करने वाला विधानसभा उपाध्यक्ष कहलाता है। ठीक है विधानसभा अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है यहाँ विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा स्पीकर दे दिया गया, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य जो कि मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य जो है ये मनोनीत किया जाता है। देखो ये टोटल का कितना सदस्य किया जाता है, ये 12 सदस्य जो कि किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को क्या करता है मनोनीत करता है, मात्र 12 को। चलिए अगला प्रश्न है कि डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में जो है ये मनाया जाता है। डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार जो है ये किस राज्य में जो है मनाया जाता है। देखो ये जो है असम राज्य में, कहाँ पर ये असम राज्य में जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम राज्य में। देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल होना चाहिए था। ठीक है पश्चिम बंगाल, लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो ये यानी कि ये मतलब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है ये उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि असम सरकार द्वारा वर्ष 21 में असम की सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव दिए गए जाने की घोषणा की गई, जाने की घोषणा किया गया, यानी कि किसके द्वारा जो ये किया गया है, रतन टाटा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रतन टाटा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक 2022 में कांस्य पदक विजेता
शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध जो है देखो ये किसके साथ हो जाएगा, तो इसका संबंध की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो इसका संबंध हाई जंप के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसका संबंध जो है ये हाई जंप के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेट जो ये कौन है? 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारत की पहला महिला क्रिकेटर जो ये कौन है? देखो ये मिताली राज, क्या हो जाएगा? मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 43 नंबर प्रश्न की कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? एशियाई टीम बनी है, देखो ये अपना भारत बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना भारत। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक जो ये कौन है? इसका आविष्कारक जो है ये कौन हो जाएगा? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक एक्ट का आविष्कारक जो है ये कौन हो जाएगा? देखो ये गुटेनबर्ग, क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग, इसका आविष्कारक जो ये गुटेनबर्ग हो जाएगा, जो कि कब किया है? तो 1490 में। कब किया है? 1490 में इसका आविष्कार किया है, 1490 में। चलिए अगला प्रश्न की कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? विकसित कर रही है, देखो ये पंजाब राज्य जो कि कर रहा है। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यहाँ पर पंजाब राज्य जो कि भी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अमित केसर वानी को किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? इसका देहांत जो है ये कब हुआ है? देखो इसका देहांत जो है कब हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन की हम बात कर ले तो 26 अप्रैल 1858 को जो है ना इसका देहांत हो चुका था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता जो कि कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। उस समय उनकी उम्र की लगभग हम बात कर ले तो उसकी उम्र जो है इस समय कितना हो जाएगा? तो इसकी उम्र जो ये 80 वर्ष, कितना 80 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगा। देखो 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व जो बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 की क्रांति जो कि सैनिक विद्रोह का नेतृत्व जो है सैनिक विद्रोह का, ठीक है, सैनिक विद्रोह का नेतृत्व जो बहादुर शाह जफर ने किया था, सैनिक विद्रोह का। ठीक है, और 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नायक जो ये मंगल पांडे था। ठीक है, कौन था? मंगल पांडे। देखो इसका मंगल पांडे का कहानी सुनो, कौन बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, मंगल पांडे का। चलिए अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी थे? यह जो है कुछ गांव के निवासी थे, ये मुरली भड़वा के निवासी थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि चंपारण में शायद पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? ये चंपारण में, चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न है कि सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने में दान में दिया है? 48 एकड़ जमीन किसने जो कि दान में दिया है? 48 एकड़ जमीन समझ सकते हैं। देखो ये खेर मियो ने दिया है, किसने दिया? खेर मियो ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खैर मियो ने। चलिए अगला प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लेके नेताओं के हिंसक और आवश्यक आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है किसने कहा है? यह बात जो है किसने कहा है? देखो ये सरदार पटेल ने कहा है। किसने कहा? ये सरदार पटेल ने कहा। देखो सरदार पटेल ने कहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, जो कि वर्ष 1946 में कहा था सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार पटेल ने। चलिए अगला प्रश्न है कि एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन कर रहा है? यह जो है किस नियम का पालन कर रहा है? देखो ये न्यूटन के प्रथम गति का नियम का जो है यहाँ पर पालन हो रहा है, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। चलिए अगला प्रश्न है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है। एक साधारण
अवर्धक ग्लास में जो है निम्न शामिल होता है। देखो ये जो है क्या कहते हैं, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस जो ये शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? यह जो है किस पर आधारित है? देखो यह परमाणु क्रमांक पर जो कि आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर जो है ये आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्केन का सूत्र जो है क्या होता है? एल्केन का सूत्र जो है क्या होता है? देखो CnH2n+ का 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि समभारिक परमाणुओं में क्या होता है? समभारिक परमाणुओं में जो है क्या होता है? तो न्यूक्लियनों की संख्या जो कि समान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की कठोरता जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? जल की कठोरता देखो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन जो किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है ये किसका मात्रक होता है? देखो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ये ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ये ल्यूमेन होता है। और ये तरंग दैर्ध्य की हम बात कर ले, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जैसे कि ऐसा होता है एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत जो है कितना होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है कितना होता है? ये 78%। कितना होता है? ये 78% होता है वायुमंडल में गैस का नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न जो कि 59 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है? देखो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैगनी रंग का। देखो यहाँ पर प्रश्न किया है कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव सही क्रम है। सही क्रम है। देखो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? देखो ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जो है बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है कि आरएनए का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है? देखो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में क्या करना? सहायता करना होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? देखो क्या कहते हैं, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न जो कि लग रहा है मिलान करने वाला है, क्या है प्रश्न? चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से क्या है कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? कि ऐसा कौन है जो कि वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा? MgO+H2O, ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये 3, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 और 3। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या जो कि 35 है और तथा इलेक्ट्रॉनों की तो मतलब कहते हैं इलेक्ट्रॉन भी है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या जो है कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 35, इलेक्ट्रॉन 18, तो प्रोटॉन की संख्या आपको बताना है।
देखो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया गया है, ये 18 दिया गया है। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। देखो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान का संख्या यानी कि द्रव्यमान का संख्या कितना दिया गया है, टोटल का 35, ठीक है, -35 और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये 18, 35 में से 18 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 17 बच जाएगा, कितना, ये 17 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 17। चलिए अगला प्रश्न है कि आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आमों का पीला रंग जो होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, देखो ये केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, ये केरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो पौधों की पत्तियों एवं पौधों का हरा रंग पर्ण हरी देने की क्लोरोफिल के कारण होता है। हरा रंग जो होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, हरा रंग। चलिए अगला प्रश्न है कि जल पृष्ठभूमि पर लौह के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है। ना तैरने का कारण देखो लौह के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है, ये कम होता है, यानी कि यही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेतित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करता है। देखो डॉक्टर जब भी प्रयोग करता है तो वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, ठीक है, अवतल दर्पण का ही जो है वो प्रयोग करने वाला है, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग। देखो अवतल दर्पण का प्रयोग जैसे कि शोर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट आदि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, यानी कि संख्या का पिरामिड जो ये क्या होगा, संख्या का पिरामिड। देखो वो जब भी होगा तो वो सीधा हो जाएगा, ठीक है, वो सीधा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में होगा, ठीक है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि कंपन इंगित करता है कि किसी किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। किसी वस्तु की किस प्रकार की गति को कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु का दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, दो बिंदुओं के मध्य क्या होना, तेजी से आना जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि HIV का जीन होता है, HIV का जीन जो है होता है, देखो ये ऑप्शन नंबर SSRNA होता है, ठीक है, SSRNA। देखो SS का अर्थ होता है कि सिग्नल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेट, ठीक है, SS का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि वो सत्य है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। CO2 गैस चुनने जल को दूधिया कर देता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकालती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। देखो यहाँ पर जो अब सब सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। जल में नमक को यदि हम घोलेंगे तो क्या प्राप्त होता है। देखो समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, जल में नमक घोलने का से प्राप्त होता है, समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समांगी मिश्रण। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज जो है किसने किया है। रक्त समूह का खोज जो है किसने किया है, तो ये देखो कार्ल लेडस्टीनर ने किया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कार्ल लेडस्टीनर ने जो कि रक्त समूह का खोज किया है, ठीक है, कार्ल लेडस्टीनर ने, ठीक है। तो आज का भी हम लोग जो है टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि ये कौन सा था, ये 13 नंबर प्रैक्टिस सेट था। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर भी हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। तो कल करेंगे हम लोग जो 14 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।